प्रश्न एक, वजीर अली को नेपाल पहुंचने में क्या दिक्कतें थी। वजीर अली की बात जब पाठ में होती है तो वहाँ पर नेपाल पहुंचने की बात होती है वजीर अली के, तो उसमें उनको क्या दिक्कतें होती हैं। तो वजीर अली के पीछे जो है वो अंग्रेजी फौज और सादत अली के सिपाही बुरी तरह से पड़े हुए थे। वह जंगलों में छिपता फिर रहा था, अतः वह नेपाल नहीं पहुंच पा रहा था। तो उसने अपना एक मैप सेट कर रखा था जिससे उसको उस रास्ते से गुजरते हुए अपने जगह पर पहुंचना था, लेकिन नेपाल पहुंचने में उसे दिक्कतें आने लगी। और दिक्कतें आने की वजह क्या बने? अंग्रेजी फौज और सादत अली। जैसा कि पाठ में हमने पढ़ा है कि कारतूस, पाठ का नाम ही इस आधार पर रखा है कि किस तरीके से कारतूस लेने के बहाने जो है वजीर अली वो अंग्रेजी फौज को धोखा देके उनकी आंखों में धूल झोंक के चली जाती है। और इस बात को वो फिर से साबित कर देता है कि वो कैसे बड़े से बड़े सिपाहियों को और हिम्मती लोगों को भी उनकी आंखों में धूल झोंक कर अपने काम को अंजाम देता है वजीर अली। तो वजीर अली को जब नेपाल में जाने में पहुंचने में दिक्कतें हो रही थी तो उसके पीछे अंग्रेजी फौज लगी हुई थी और सादत अली के सिपाही जो है वो बुरी तरीके से पड़े हुए थे, इस वजह से वो नेपाल नहीं पहुंच पा रहा था। अगला प्रश्न है, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे। सिपाही जो है वो क्यों परेशान थे वजीर अली से। वजीर अली ने कई वर्षों से अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर उसकी नाक में दम कर रखा था, इसलिए वो उससे तंग आ गए थे। सिपाहियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी वजीर अली को पकड़ने के लिए, उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वजीर अली जो है वो सामने आकर आंखों में धूल झोंक कर भी उनकी आंखों से निकल जाया करता था, लेकिन वो लोगों की पकड़ में नहीं आ रहा था, सिपाहियों की पकड़ में नहीं आ रहा था। इस वजह से सिपाही जो है वो वजीर अली से अब तंग आ चुके थे। प्रश्न नंबर 3, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा। कर्नल जो है वो सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहता है, यानी निगरानी रखने के लिए क्यों कहता है। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वो देख सके कि वह किस दिशा की तरफ जा रहा है। जब वजीर अली जो है वो कर्नल के खेमे की तरफ बढ़ता है तो जब घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं तो कर्नल जो है वो अपने सिपाहियों को कहता है कि इस पर सवार पर जो है नज़र रखी जाए कि ये पता लगे, जिससे कि ये जो घुड़सवार है वो किस तरफ किस दिशा में जा रहा है, जिससे कि उसकी खैर खबर लेकर यानी कि उसके बारे में जानकारी लेकर ये पता लगाया जा सके कि ये कौन है जो इस तरीके से इस दिशा में और किस उद्देश्य से जा रहा है। तो कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वह देख सके कि वह किस दिशा की तरफ जा रहा है और इससे वजीर अली के बारे में कुछ जानकारी भी प्राप्त हो सके। प्रश्न नंबर 4, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। सवार जो कि स्वयं खुद ही वजीर अली था, पाठ में जब आखिरी में हमें ये पता लगता है, जब वो उनकी आंखों में कर्नल की आंखों में धूल झोंक चुका होता है, तब पता लगता है कि वो सवार जो है वो स्वयं वजीर अली ही था। तो सवार जो है वो जब सवार के रूप में कर्नल के सामने था तो सवार जो है वो वजीर अली की गिरफ्तारी को बहुत मुश्किल बात बता रहा था, यानी स्वयं की गिरफ्तारी को ही बहुत मुश्किल बात बता रहा था। क्यों? क्योंकि वो प्लान्ड था और उसके प्लान के अकॉर्डिंग वो अपना काम कर रहा था और कर्नल जो है वो सिर्फ उसकी बातें उस वक्त सुन रहा था जिसको उसका प्लान नहीं पता था। तो वो अपने इस हिम्मत से उसको ये बात बता रहा था कि वजीर अली जो है अपने राह पर बहुत आगे निकल चुका है, उसको गिरफ्तार करना मुश्किल है। तो सवार स्वयं वजीर अली था और तब अब तक उसे कोई पहचान भी नहीं पाया था, साथ ही वह जांबाज बहुत ही हिम्मती और बहादुर था, इसलिए उसने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी जो है वो बहुत मुश्किल है। प्रश्न नंबर 5, वजीर अली के अफसाने यानी जो किस्से वो सुनाता है, किस्से सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है। जब वजीर अली की बात होती है, उसके किस्से सुनाए जाते हैं, तो कर्नल जो है उसको रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है। रॉबिन हुड ने ऐसे क्या काम किए थे जिसकी वजह से वो वजीर अली से कनेक्ट कर रहा था। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि रॉबिन हुड की जो वीरता की अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कर्नल को जब भी वजीर अली के अफसाने यानी किस्से या कहानी सुनाई जाती तो उसे रॉबिन हुड की याद आ जाती थी, क्योंकि वजीर अली भी उसी की तरह हिम्मती और दरिया दिल भी था। रॉबिन हुड की तरह ही उसे पकड़ पाना मुश्किल हो रहा था और वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति बेहद नफरत थी। वह उनके हाथ नहीं आ पा रहा था, बस उसकी साहसिक यानी साहस से भरी और रोमांचक कहानियां ही सुनाई देती थी। यानी वजीर अली जो है बहुत हिम्मती था और दरिया दिल भी था। रॉबिन हुड की तरह उसमें इतनी हिम्मत थी और लोगों की पकड़ में भी नहीं आता था, बस उसकी किस्से सुनाए दिए जाते थे। तो इसलिए वजीर अली की जब भी बातें सुनता तो कर्नल जो है उसको रॉबिन हुड की याद आ जाती, क्योंकि बहुत ही सिमिलर दोनों की पर्सनालिटी थी, इस वजह से रॉबिन हुड से कनेक्ट कर रहा था कर्नल उसे और वजीर अली की बातों को सुनकर। प्रश्न नंबर 6,
कारतूस पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि वजीर अली एक नीति कुशल योद्धा था। जो हमने कारतूस पाठ पढ़ा है उसके आधार पर हमने वजीर अली के बारे में जितना भी सुना है उससे एक कंक्लूजन निकालकर हमें ये बताना है कि वजीर अली जो है एक नीति कुशल, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट प्लेयर आप जिसे बोलते हैं वो था। नीति कुशल योद्धा, आपको एक वर्ड में जो समझना है वो ये है कि स्मार्ट प्लेयर, कि लोग उस तक पहुंचने की सिर्फ सोचते रह जाते थे लेकिन उसको पकड़ कभी नहीं पाते थे। तो कारतूस पाठ में हमने वजीर अली में एक नीति कुशल योद्धा को भी दर्शन किए, यानी उसको नीति कुशल एक बहुत ही स्मार्ट प्लेयर के रूप में भी हमने देखा। अंग्रेजों की पूरी फौज उसे पकड़ने के लिए जंगल में खेमा डाले हुए थी, फिर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। वह अपने जैसे मुट्ठी भर जाबाज साथियों के साथ जंगल में इतनी कुशलता से छिपा था। खेमे में इतने सारे सिपाहियों के साथ कर्नल था, उसके बाद भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको पकड़ सके, किसको, वजीर अली को। और वजीर अली जो है वो सिर्फ मुट्ठी भर यानी गिने चुने जाबाज साथियों के साथ, बहुत ही हिम्मती साथियों के साथ जंगल में इतनी कुशलता से छिपा हुआ था। अंग्रेज सिपाही उसका बाल भी बाका नहीं कर पाए, यानी थोड़ा भी नुकसान उसे नहीं पहुंचा पाए। अपनी नीति कुशलता के दम पर, यानी उसके प्लान के बेसिस पर, जितना उसने स्मार्ट प्लान किया हुआ था सब कुछ, उसकी नीति कुशलता जो है वो स्किल था उसमें कि वो इतना अच्छा प्लान कर सके। तो अपनी इस नीति कुशलता के दम पर ही वे बेधड़क यानी बिना डरे अंग्रेजों के खेमे में जाकर कर्नल से वजीर अली को मारने की बात कहकर कारतूस ले भी आता है। यानी उसमें इतनी हिम्मत है कि वो कर्नल के सामने खड़ा होकर उससे कारतूस भी लेता है और ये भी विश्वास दिलाता है कि वो वजीर अली को मारने के लिए ये सब काम कर रहा है। कर्नल उसे चकमा खाने के बाद, यानी कि वो उसको धोखा देता है कर्नल को। कौन? वजीर अली। वजीर अली जब कर्नल को चकमा देता है, उसे धोखा देता है, तो वो धोखा खाने के बाद भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। यानी जब उसको ये पता चल जाता है कि वजीर अली उसको चकमा देकर चला गया है उसके पास से कारतूस लेकर भी, तो भी उसकी इस हिम्मत पर जो कर्नल है वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। प्रश्न नंबर 7, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? कर्नल जो है वो अवध के तख्त पर सादत अली को क्यों बैठाता है, उसके पीछे उसका क्या मकसद था? सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का एक ही उद्देश्य था, अवध की अपार धन संपत्ति पर अपना अधिकार करना। ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरीके से अंग्रेज जो है सारी संपत्ति हड़प के ले गए जिस तरीके से भारत की, तो उसी का एक पार्ट आप समझ लीजिए कि सारी संपत्ति ही लूटना जो है एक मेन पर्पस था उन लोगों का। तो उन्होंने भी अवध के तख्त पर जो सादत अली को विराजमान करवाया, वो उसका मकसद, उसके पीछे का यही था कि अपार धन संपत्ति, क्योंकि उसमें किसका कितना शेयर होगा वो भी डिस्कस हो चुका था। सादत अली अंग्रेजों का मित्र था तथा ऐशो आराम वाली जिंदगी पसंद करता था। तो अपने उसी ऐशो आराम को लेने के लिए सादत अली ने अंग्रेजों से मित्रता कर ली। उसने कर्नल को आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए देकर उसके षड्यंत्र में स्वयं को भागीदार बना लिया और कर्नल का उद्देश्य सफल हो गया। अब सादत अली से उसे कोई खतरा नहीं था। इस वजह से उसका ये जो मकसद था पूरा हुआ। कर्नल का जो मकसद था कि सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाए और जो संपत्ति है वो उसको ले ले। प्रश्न नंबर 8, सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? जो सादत अली था वो वजीर अली की पैदाइश, उसके पैदा होने को अपनी मौत समझता था। क्यों समझता था और ये सादत अली कौन था? सादत अली नवाब आसिफ उद्दौला का छोटा भाई था। आसिफ उद्दौला के छोटे भाई हैं सादत अली। जब तक नवाब आसिफ उद्दौला की कोई संतान नहीं थी तब तक उसे नवाब बनने की पूरी आशा थी, परंतु वजीर अली के जन्म लेते ही उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। जैसे ही वजीर अली ने जन्म लिया तो उस पर तख्त पर बैठने पर जो है वो थोड़ा आशंका हो गई, क्योंकि वजीर अली भी है अब सामने, तो उसके जन्म लेने से ही उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। इसलिए वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत समझा। प्रश्न नंबर 9, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? उसने अपने आप को कैसे बचाया जब उसने कंपनी के वकील का कत्ल किया? कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली जो है वो आजमगढ़ भाग गया और वहाँ के नवाब से सहायता पाकर सुरक्षित घाघरा पहुँच गया और तब से वहाँ इस जंगलों में रहकर अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है। जैसे ही कंपनी के वकील का कत्ल होता है वजीर अली से, तो वो अपनी हिफाजत के लिए वहाँ से आजमगढ़ भाग जाता है और आजमगढ़ से वो वहाँ पर घाघरा भाग जाता है और घाघरा पहुँचकर वो
वहाँ पर नवाब से सहायता पाकर जो है वहाँ पर सुरक्षित जंगलों में बैठा रहता है और अपनी शक्ति को बढ़ाता, अपनी ताकत को बढ़ाता है, जिससे कि वो सामना कर सके। प्रश्न नंबर 10, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल किया क्यों? किस वजह से उन्होंने उसका कत्ल किया वकील का? वजीर अली को उसके नवाबी पद से हटा दिया गया था। वजीर अली जो है वो अपने नवाबी पद पर विराजमान था, लेकिन उसको उसके नवाबी पद से हटा दिया गया और फिर उसको बनारस भेज दिया गया। फिर कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलवाया, तो वजीर अली ने कंपनी के वकील जो कि बनारस में रहता था उससे शिकायत की, परंतु उसने शिकायत को सुनने की जगह वजीर अली को खूब खरी खोटी सुनाई। इस पर वजीर अली को गुस्सा आया। किस पर? कि एक तो इसको जो उसका नवाबी पद था उससे उसको हटाया गया, फिर उसको बनारस भेज दिया गया, बनारस से फिर उसे कोलकाता बुलाया गया, कोलकाता से पर बुलाने पर उसने जब उसको कंप्लेन की तो उस कंप्लेन को सुनने की बजाय उसको ऊपर से उल्टा सीधा सुनाया जा रहा। इस पर वजीर अली को गुस्सा आता है और उसने वकील का कत्ल कर दिया। प्रश्न नंबर 11, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? अब वजीर अली जब सवार बनकर आता है तो वो कर्नल से कारतूस कैसे लेता है? सवार जो कि स्वयं वजीर अली ही था, उसने कर्नल के खेमे में वेश बदलकर उसको अपनी बातों से प्रभावित किया और उससे स्वयं को ही पकड़वाने की सहायता देने का जाल भी बिछाकर बड़ी ही चतुराई से उससे कारतूस प्राप्त कर लिए, जो कि लास्ट में हम जब कॉन्वर्सेशन पढ़ते हैं पाठ में कि सवार जो है वो किस तरीके से सीधा कर्नल से मिलता है, उस जगह को भी खाली करवा देता है, अकेले में मीटिंग करता है और उसके बाद कारतूस मांगता है और ये भी विश्वास दिलाता है कि वजीर अली को मारना इतना आसान नहीं है, और उसी को मारने के लिए वो उससे कारतूस मांगता है। कर्नल जो है उससे कारतूस दे देता है और कर्नल जो इस तरीके से चकमा खा जाता है वजीर अली से। प्रश्न नंबर 12, एकांकी कारतूस के अनुसार वजीर अली एक जाबाज सिपाही कैसे था? जब हमने एकांकी पढ़ी है जिसका नाम कारतूस है, उसके अनुसार वजीर अली जो है एक जाबाज बहुत ही हिम्मती सिपाही है। कैसे? ऐसा क्या बताया गया पाठ में हमें, जिससे हमें पता चलता है कि वजीर अली जो है वो एक जाबाज सिपाही था। वजीर अली का निर्भयता से शत्रु के खेमे में अकेले जाकर दुश्मनों से ही कारतूसों को प्राप्त करना। कौन शत्रु? कर्नल, सिपाही, उनसे ही जाकर डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, उन्हीं से कारतूस लेकर आता है। वकील की अपमानजनक बात को सहन नहीं करता और उसी के घर में उसकी हत्या करता है। फिर आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर होता है। ये सारी बातें जो है उसकी जाबाजी को, उसकी हिम्मत को सिद्ध करती है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि पाठ में जब हम वजीर अली के बारे में बात करते हैं तो वजीर अली की जितनी भी परफॉर्मेंस इस पार्ट में हमने देखी है तो सब कुछ लॉजिकल है, और किस तरीके से फिर उसके बाद जब उससे सब कुछ गलत हो जाता है, कुछ यानी कंपनी के वकील की हत्या हो जाती है, तब उसके बाद जब उसकी ज़िंदगी बदलती है तो वो कैसे हिम्मत से उसका सामना करता है वो इस पार्ट में हमने देखा है। और किस तरीके से कारतूस लेता है, जिसके आधार पर पार्ट का नाम कारतूस रखा है। क्यों? क्योंकि कारतूस को इतनी हिम्मत से कर्नल के सामने खड़ा होकर लेता है, तो ये बहुत हिम्मत की बात है। तो इस वजह से हम यहाँ पर देखते हैं वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। प्रश्न नंबर 13, सवार के जाने के बाद कर्नल जो है वो हक्का बक्का क्यों रह जाता है? जब सवार यानी जो कि वजीर अली ही होता है वो जब कारतूस लेकर कर्नल से चला जाता है तो कर्नल क्या ऐसा उसको पता लगता है जिससे कि वो हक्का बक्का रह जाता है? हक्का बक्का यानी हैरान रह जाता है। सवार कर्नल से कारतूस लेने में सफल रहता है। कर्नल जब उससे नाम पूछता है तो वह अपना नाम बताता है वजीर अली और सामने से ही चला जाता है। कर्नल जो है हक्का बक्का सा उसे देखता रह जाता है, क्योंकि जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए वह महीनों से जंगल में खेमा लगाए हुए था, वही खुद अकेले जान हथेली पर लेकर आता है और खुद को मारने की बात कहकर उससे कारतूस भी ले जाता है। कर्नल उसकी जाबाजी से इस तरीके से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि अब उसके हाथों में ही कर्नल से ही लिया हुआ कारतूस है। तो अब कर्नल जो है वो ये जानने के बाद भी कि ये वजीर अली ही है, कोई एक्शन नहीं ले सकता था, सिर्फ इसके नुकसान थे। तो इस वजह से वहाँ पर बड़ी हिम्मत और उसकी जाबाजी को दिखाया जाता है, किसकी? वजीर अली के। और इस तरीके से सवार के जाने के बाद जो है कर्नल ये जानकर कि वही वजीर अली है, हक्का बक्का रह जाता है। अब यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे जो आपके 3 to 5 मार्क्स के अंदर आते हैं, कुछ प्रश्न जो आपको थोड़े बड़े उत्तर लिखने होते हैं जिसके। प्रश्न नंबर 1, साहस और बुद्धि से विपरीत परिस्थितियों पर भी विजय पाई जा सकती है। यानी अगर आपके पास साहस हो और बुद्धि हो, हिम्मत हो और आप दिमाग लगा सकते हैं, तो आप खराब से खराब सिचुएशन में भी, यानी विपरीत, यानी आपके अनुसार जो आपके हिसाब से जो चीज़ें नहीं हो रही हो
तो वो विपरीत परिस्थिति होती है, उस पर भी हम विजय पा सकते हैं अगर हमारे पास साहस और बुद्धि है। इसे वजीर अली ने कैसे सिद्ध किया? कारतूस पाठ के आधार पर लिखिए। पाठ में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से जंगलों में जीवन बिताते हुए और अपनी शक्ति को बढ़ाता है वजीर अली, और कर्नल जो कि खेमा डाले हुए जंगलों में बैठा हुआ है महीनों से उसी को पकड़ने के लिए, लेकिन वजीर अली जो कि प्लान करके आता है, वेश बदल कर आता है, कर्नल के सामने खड़ा होकर अपने स्वयं को ही मारने की बात करके उसी से कारतूस लेता है और उसको बताकर कि वही वजीर अली है, उसी के सामने से वो वापस चला जाता है। ये उसकी हिम्मत की जो है कहानियाँ यहाँ पर हमने इस पाठ में पढ़ी हैं। तो क्या उसके पास साहस था और उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, जिससे उसने अपनी विपरीत परिस्थितियों पर भी विजय पाई। तो इसका जो उत्तर है वो यही होगा कि वजीर अली जो है वो स्वाभिमानी है और देशभक्त व्यक्ति भी था। उसने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था। उसे पकड़ने के लिए कर्नल कॉलिंज ने अपने सैनिकों के साथ गोरखपुर के जंगल में डेरा डाल रखा था। वजीर अली अचानक कर्नल के डेरे में गया। उसने वजीर अली को पकड़वाने के संबंध में कर्नल से बातचीत करके उससे कुछ कारतूस हासिल किए और उसने कर्नल को अपना नाम वजीर अली बताया और कर्नल को उसकी जान बख्शने की बात कहकर डेरे से साफ निकल आया। इस तरह उसने साहस और बुद्धि से विपरीत परिस्थितियों पर भी विजय पा लिया। प्रश्न नंबर 2, वजीर अली ने अपने स्वाभिमान और देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया? कारतूस पाठ के आधार पर बताइए। वजीर अली जो है उसने किस तरीके से अपने स्वाभिमान यानी अपने अभिमान को बचा के रखा और अपने देश प्रेम को भी दिखाया उसने। वो इस पाठ में हमें किस सीन में या किस किस्से या कहानी के आधार पर पता लगता है कि वजीर अली में स्वाभिमान और देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। वजीर अली जो है वो अवध का भूतपूर्व नवाब था। वजीर अली अवध का नवाब था जिसको उसके पद से हटा दिया गया था और फिर उसे बनारस भेजा गया। बनारस भेजने के बाद उसे फिर कलकत्ता बुलाया गया। कलकत्ता बुलाने पर उसने कंपनी के वकील से शिकायत की। शिकायत करने पर उसको खरी खोटी सुननी पड़ी, जिससे गुस्सा आने पर वजीर अली ने कंपनी के वकील को जान से मार दिया। और यहीं से कहानी शुरू होती है। फिर वो जंगलों में छुप कर अपना जीवन व्यतीत करता है और अपनी हिम्मत को बढ़ाता है। तो वजीर अली जो है अवध का भूतपूर्व नवाब था, उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। अंग्रेजों ने जब उसे नवाबी से हटाया और गवर्नर जनरल ने पेशी के लिए बुलाया तो उसे अपना अपमान समझा उन्होंने। कंपनी के वकील ने जब उसकी शिकायत नहीं सुनी तो गुस्से में उसने वकील की हत्या कर दी। वजीर अली अंग्रेजों से नफरत करता था। उसने अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से बचाने के लिए संघर्ष किया और अपने शासन काल में अंग्रेजी प्रभाव फैलने से बचाए रखा। उसने अंत तक अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए अपने स्वाभिमान और देश प्रेम का परिचय दिया है। प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजी शासन से छुटकारा पाने के लिए देश के तत्कालीन यानी उस समय के नवाबों ने किस तरह संघर्ष किया? जब अंग्रेजी शासन था तो अंग्रेजी शासन होने पर जब उस समय के जो नवाब थे, तत्कालीन उस समय के जो नवाब थे, उन्होंने अंग्रेजी शासन से अपने आप को बचाए रखने के लिए कैसे कैसे संघर्ष किए, क्या इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? और अपने आप को बचा कर रखने के लिए, अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जो भी हिम्मत भरे काम किए उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है वो भी बताना है। अंग्रेजों द्वारा तरह तरह के हथकंडे यानी बहुत तरीके आजमाए जाते थे जिससे कि वो भारत देशवासियों को परेशान करते। तो अंग्रेजों द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अपने देश में अंग्रेजी शासन का विस्तार किया जा रहा था। इससे देश को बचाने के लिए अवध के बर्खास्त नवाब, बर्खास्त यानी उनके पद से हटा देने की जो प्रक्रिया थी, बर्खास्त कर दिया गया उन्हें। तो अब अवध के बर्खास्त नवाब जो वजीर अली थे उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर लिया, जम के टक्कर लिया। उसने कंपनी द्वारा दिए गए वजीफे को ठुकरा दिया और अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करने लगा, यानी माहौल तैयार करने लग गया जिससे कि वो अंग्रेजों से डट कर जो है सामना कर सके। उसने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता दिया। उसने टीपू सुल्तान और बंगाल के शमशुद्दौला को भी इस निमंत्रण में शामिल कर लिया। वजीर अली जो है वो इस कार्य में से हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व यानी सब कुछ अर्पित करने की प्रेरणा हमें मिलती है। तो वजीर अली से जो इतना सब कुछ वो इतना प्लान करके इतना सब कुछ कर रहे हैं जिससे कि अंग्रेजों को परेशान किया जा सके, वो भारत छोड़ के जा सके, इसके लिए उन्होंने इतना
प्रयास किया। सबसे पहले प्रयास तो ये किया कि उन्होंने अपनी खुद की हिम्मत बढ़ाई और परिस्थितियाँ इस हिसाब से की जिससे कि वो अंग्रेज़ों से टक्कर ले सके। फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने को कहा और उसके बाद टीपू सुल्तान और बंगाल के शमशुद्दौला को भी उन्होंने निमंत्रण दिया। फिर वज़ीर अली के इस कार्य से हमें जो है मातृभूमि की रक्षा करने की प्रेरणा मिलती है और हिम्मत मिलती है कि इस तरीके से हिम्मत से सामना हमें करना चाहिए विपरीत परिस्थितियों का। प्रश्न नंबर 4, आपसी फूट सदैव हानिकारक होती है। यानी अपनों के बीच में जब फूट होती है यानी कि मन मुटाव होता है तो वो सदैव हमें हानि पहुंचाती है। यानी अपने ही देश के लोग जब देश से देशद्रोह हो जाते हैं, यानी अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ वो सोचकर देश के लिए ही वो गलत कदम उठा लेते हैं, तो वो हमारे ही देश के लिए नुकसानदेह हो गया। जैसा कि हमने देखा कि वज़ीर अली को उसके पद से हटा दिया गया और किस तरीके से दूसरे व्यक्ति को जब पद दिया गया और वो बैठता है उस पर, तो अंग्रेजी शासन के साथ जुड़ने की वजह से सादत अली जो है वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए किस तरीके से उससे अंग्रेजी शासन से जुड़ जाता है और देश के हक में ना सोचकर वो सिर्फ अपने ऐशो आराम के बारे में सोचता है। तो वो क्या है, वो आपसी फूट है। यानी अपने ही देश का व्यक्ति जो है वो देश के लिए नहीं सोच पा रहा, अपने ऐशो आराम के लिए जी रहा है, तो वो देश के लिए हानिकारक हो गया। आपसी फूट इसी के लिए सदैव हानिकारक होती है। इससे आप कितना सहमत हैं? कारतूस पाठ के आधार पर बताना है। आपसी फूट जो है वो सदैव हानिकारक होती है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। इसी फूट का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने अवध की सत्ता का सुख लूटा। सुख कैसे लूटा कि उन्होंने सबसे पहले वज़ीर अली को हटाया और उसके बाद सादत अली को उस तख्त पर, उस पद पर जो है बैठा दिया। सादत अली से जो है वहाँ पर डील हो जाती है और अंग्रेज़ों को उनका पैसा मिल जाता है और सादत अली जो है सुख लेता है और अंग्रेज़ों को उनका हिस्सा मिलने पर वो सुख लेते हैं। तो इसी फूट का लाभ उठाते हैं अंग्रेज़, जो अवध की सत्ता का सुख लूटते हैं। फिर अवध का नवाब जो वज़ीर अली अंग्रेज़ों से नफरत करता था, किंतु वज़ीर अली का चाचा सादत अली वज़ीर अली से विद्रोह किए बैठा था। सादत अली अंग्रेज़ों का पिट्ठू था। अंग्रेज़ों से सादत अली को वज़ीर अली के स्थान पर अवध का शासक बना दिया गया। इससे अंग्रेज़ों को अवध की आधी सत्ता मिल गई और इस तरह उन्होंने आपसी फूट का फ़ायदा उठाकर अवध पर अधिकार कर लिया और इस तरीके से आपसी फूट ने अपना हानिकारक प्रभाव दिखाया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कारतूस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न किए हैं जो आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं। प्रश्न यही होंगे, सबके जो उत्तर हैं आप सबको दे सकते हैं। एक कॉमन आइडिया लीजिए पाठ का, आप पाठ को पहले ज़रूर समझें, फिर उसके प्रश्न उत्तरों को समझें जिससे कि आपको पाठ अच्छी तरीके से समझ में आए। प्रश्नों को समझें, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, उसी पाठ से आपको जो भी आपको डिटेल्स मिली हैं उसी से ही उत्तर आपको बनाकर देने होते हैं, फिर आप उत्तर ज़रूर लिख पाएंगे। इसलिए पाठ को एक बार ज़रूर बेहतरीन तरीके से समझें और प्रश्नों को फिर समझें ध्यान से और फिर उसके उत्तर लिखें। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा होगा। वीडियो ने अगर आपको किसी भी तरीके से थोड़ी भी हेल्प की है तो ज़रूर इसे